प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इस भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन परियोजना की नींव हमने सितंबर 2018 में रखी थी। पीएम ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भी इस परियोजना का काम जारी है। इस पाइपलाइन से उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों को 1 मिलियन मैट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी। पाइपलाइन की वजह से आपूर्ति करने पर खर्च में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक स्थिति में कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी खाद्य और ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जूझ रही हैं। इस संदर्भ में आज के इस आयोजन का महत्व और भी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने डाक टिकट और इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 के आधिकारिक सिक्के का भी अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का नेतृत्व कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजन न केवल ग्लोबल गुड्स के लिए जरूरी हैं, बल्कि ग्लोबल गुड्स के लिए भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। साथ ही कहा कि मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि मिलेट्स फूड प्रोडक्ट की बिक्री 30% बढ़ी है। अब जगह जगह मिलेट्स कैफे नजर आने लगे हैं। पीएम ने कहा कि श्री अन्न केमिकल मुक्त खेती का सबसे बड़ा आधार है। कई राज्यों में मिलेट्स की खेती प्रमुखता से की जा रही है। भारत का मिशन इस खेती से जुड़े देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। अलगाववादी नेता और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस लंबे समय से अमृतपाल सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी में थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतपाल सिंह के 6 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी अमृतपाल सिंह को नकोदर के पास से हिरासत में लिया है। आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद ही तत्काल प्रभाव से पुलिस ने पूरे राज्य में रविवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। बता दें कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। इसमें 2 मामले हेट स्पीच से संबंधित हैं। पिछले महीने ही अमृतपाल और उनके साथियों ने पंजाब के अजनाला में हथियारों से लैस होकर थाने पर हमला कर दिया था। अमृतपाल के समर्थकों ने अपहरण और दंगों के आरोपियों में से एक तूफान की रिहाई को लेकर पुलिस स्टेशन पर यह धावा बोला था। इसमें 6 पुलिस वाले घायल हुए थे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डेयरी क्षेत्र का योगदान 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 45 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दूध प्रसंस्करण क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 1970 से 2022 तक भारत की जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है और हमारे डेयरी क्षेत्र के कारण हमारा दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चिक्कानायकनहल्ली में एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका उत्साह इस बात को स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में आप बीजेपी को ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए की सहायता दी जा रही है और इसका फायदा कर्नाटक के लाखों किसानों को भी हो रहा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार, वंशवादी शासन और अपराधीकरण है, जबकि भाजपा का मतलब विकास, विकास और विकास है। नड्डा ने कहा कि राहुल ने इंग्लैंड में भारत की संप्रभुता को चुनौती दी। उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। उन्हें आपके वोटों के जरिए करारा जवाब देने की जरूरत है।
तोशखाना मामले की सुनवाई के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक गाड़ी पलटने से 3 लोग घायल हो गए। दरअसल इमरान खान लाहौर में अपने जमान पार्क आवास से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक भी उनके साथ वाली कई गाड़ियों में थे, जिनमें से इमरान के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे एक गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी में बने दुर्गा भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने बताया कि अब श्रद्धालुओं को माता के भवन में रुकने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि दुर्गा भवन का पुनर्निर्माण आने वाले दिनों यानी विशेष रूप से नवरात्रि से भक्तों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। इस भवन में प्रतिदिन 3000 लोग सुविधा पूर्वक मुफ्त में रुक सकते हैं। बता दें कि यह भवन 27 करोड़ रुपए की लागत से महज 19 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। भारत में अब रेलवे स्टेशनों को नई तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, जिसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत 1253 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया था। इसमें से 1218 स्टेशनों को अब तक अपग्रेड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे स्टेशनों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा करने का लक्ष्य है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार, अपग्रेडेशन, वेटिंग एरिया, महिलाओं के लिए अलग से प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, स्टेशन के अंदर रैंप पर एंट्री जैसी तमाम सुविधाएं यात्रियों को मुहैया कराने का काम हो रहा है। अब विदेशों में भारतीय कपड़ों का डंका बजने जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में देश में करीब 14 लाख से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कपड़ों का पूरा काम एक ही जगह होगा। सरकार के इस मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह से हो सकेगा। जिन 7 राज्यों में इसे मंजूरी दी गई है, उनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी शामिल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का खुलासा करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान को रोकने के लिए चीनी अधिकारियों को फटकार लगाई है। WHO ने चीनी अधिकारियों से 3 वर्ष पहले कोरोना को लेकर डेटा का खुलासा नहीं करने के कारणों के बारे में भी पूछा और कहा कि जनवरी में ऑनलाइन प्रकाशित होने के बाद फिर इन्हें क्यों हटाया गया। बता दें कि इंटरनेट से डेटा गायब होने से पहले वायरस विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शोध को डाउनलोड किया था और विश्लेषण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय टीम ने खुलासा किया कि डेटा से यह पता चलता है कि कोरोना महामारी अवैध रूप से बिकने वाले रैकून कुत्तों से शुरू हो सकती है। उसके बाद उन्होंने चीन के वुहान हुआनान सीफूड होलसेल मार्केट में मनुष्यों को संक्रमित किया था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को ही बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा के कारण जनहानि होने पर प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की है और साथ ही आदेश दिया गया है कि यह राशि पीड़ितों तक जल्द पहुंचाई जाए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि 16 मार्च को G20 बैठक के दौरान निवेशकों द्वारा दिखाई गई रुचि आगे चलकर राज्य के लिए लाभकारी होगी। मुख्य सचिव वीबी पाठक ने कहा कि G20 के 12 देशों के प्रतिनिधियों ने B20 सम्मेलन में भाग लिया है और इस दौरान निवेशकों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, निवेशकों ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी, ढांचागत, अक्षय ऊर्जा, कौशल विकास, शिक्षा, कृषि प्रसंस्करण, जैविक खेती, वन उत्पाद और आतिथ्य क्षेत्र में यह निवेश किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद मेघालय को अब जाकर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। रेलवे ने अभयपुरी पंचरत्न के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया। तो वहीं भारतीय रेलवे ने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दुधनाई मेंदी पाथर सिंगल लाइन सेक्शन और अभयपुरी पंचरत्न चालू करके एक और उपलब्धि हासिल की है। जानकारी के अनुसार डबल लाइन सेक्शन 15 मार्च से शुरू की। रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन ने इन खंडों में विद्युतीकरण कार्य किया है। बता दें कि मेंदी पाथर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का इकलौता रेलवे स्टेशन है जो प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन किए जाने के बाद 2014 से एक्टिव है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चालू होने के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से खींची जाने वाली ट्रेनें अब मेघालय के मेंदी पाथर से सीधे ऑपरेट हो सकेंगी, जिससे पूर्वोत्तर की औसत गति में वृद्धि होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने आज कश्मीर में 8 जगहों पर छापेमारी की। SIA ने श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया जिलों में लगभग 8 जगहों पर छापा मारा है। ये तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश और अवैध क्राउड फंडिंग की जांच के लिए की गई। बता दें कि दक्षिण कश्मीर के मौलवी सर्जन बरकती कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था। वर्ष 2016 में आतंकी बुरहान की मौत के बाद दक्षिण कश्मीर में विशेषकर शोपिया, कुलगाम और पुलवामा के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्र विरोधी हिंसक रैलियों और पत्थरबाजी में उसने अहम भूमिका निभाई थी और 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि क्राउड फंडिंग और संदिग्ध आतंकी स्रोतों से व्यक्तिगत लाभ, मुनाफाखोरी और अलगाववादी आतंकवादी अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसे लेकर आज ये छापेमारी की गई है। सरकार के बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर आक्रामक निवेश तथा घरों की मांग से देश में सीमेंट की मांग में तेजी आएगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मांग की वजह से वित्त वर्ष 2027 तक सीमेंट कंपनियां 1.2 लाख करोड़ का निवेश करेंगी और इससे देश में सीमेंट उत्पादन क्षमता में 145 से 155 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। सीमेंट की कुल मांग में से 60 से 65% हिस्सा घर बनाने पर खर्च होता है। भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता 570 मिलियन टन है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। बता दें कि वित्त वर्ष 2012 और 2023 के बीच देश में सीमेंट उत्पादन क्षमता 353 मीट्रिक टन से बढ़कर 570 मीट्रिक टन हो गई। इस तरह इसमें 61% की बढ़ोतरी हुई। भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने में रुचि दिखा रहे हैं, जिसे लेकर भारत के वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने संसद में बताया कि केंद्रीय बैंक यानी RBI की ओर से घरेलू और विदेशी बैंकों में रुपए में व्यापार करने के लिए 18 देशों के 60 स्पेशल रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है और रुपए में दूसरे देशों से भारत का व्यापार आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि रुपए में विदेशी व्यापार होने से भारत की डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ अचानक आए वैश्विक उथल-पुथल का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर कम होगा।
सेना में जाने वाली देश की पहली महिला मुक्केबाज हरियाणा की जैस्मिन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में धमाकेदार आगाज किया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली इस मुक्केबाज ने 60 भार वर्ग में महज 83 सेकंड के अंदर तंजानिया की मुक्केबाज न्यामबेगा एम्बोस को पछाड़ दिया। जैस्मिन ने बाउट की शुरुआत में ही इतने मुक्के बरसाए कि रेफरी को पहले दौर में ही मुकाबला रोकना पड़ा। वहीं हरियाणा की ही शशि चोपड़ा ने 63 भार वर्ग में जीत से शुरुआत की है। उन्होंने कीनिया की मवांगी वांजिरू को 5-0 से पराजित किया। बहुचर्चित फिल्म RRR के अभिनेता रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर बधाई दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। इस मुलाकात की तस्वीरें दोनों दिग्गज सितारों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की हैं। इतना ही नहीं, खुद अमित शाह ने भी अपने ट्विटर पर शेयर की है।